वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। बीएनएसएस में इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बात करता हूँ, इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ये हमारे सीआरपीसी में कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 12, जो कहाँ से लेके कहाँ तक के सेक्शन में डील करता था? सेक्शन 154 टू 176। और यही चैप्टर कौन सा चैप्टर बन चुका है? चैप्टर नंबर 13, जो कहां से कहां तक प्रोविजन डील करता है? 173 टू 196। आपने काफी सुना भी होगा कि हमारा जो 154 था, यानी कि 154 एफआईआर, वो क्या बन चुका है? 173 बन चुका है। क्या हमारा 154 एफआईआर है? क्या एफआईआर टर्म हमारी डिफाइंड है? इसी बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। इंफॉर्मेशन टू पुलिस विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू एस्पेक्ट। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अगर आप उसे किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं तो कौन कौन से ऑफेंस होते हैं? अगर आप पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी ऑफेंस के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑफेंस कितने तरह के होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है ऑफेंस होने की, और वो ऑफेंस कौन सा है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो हम कौन से सेक्शन में डील करेंगे उस चीज को? सेक्शन 173 बीएनएसएस। और पहले हम किस में करते थे? 154 में, यानी कि 154। यानी कि अगर किसी इंफॉर्मेंट ने इंफॉर्मेशन दी है किसकी? कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की, किसी भी पुलिस ऑफिसर को, तो कौन सा प्रोविजन में बात करी जाएगी उस बारे में? 173 में। और पहले किस में करी जाती थी सीआरपीसी में? 154 में। और अगर मैं कहता हूं आप सभी से कि जब इंफॉर्मेशन रिसीव करता पुलिस ऑफिसर किस बारे में? कमीशन ऑफ एन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो किस सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे? 155 सीआरपीसी क्या बन चुका है? 174। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? दो तरीके के ऑफेंस हैं, कॉग्निजेबल और नॉट कॉग्निजेबल। अगर पुलिस ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन रिसीव करी है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो कौन सा सेक्शन है? पहले हमारा 154 था बच्चों, और अब क्या बन चुका है? 173 बन चुका है बीएनएसएस में। ठीक। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कौन सा सेक्शन बन चुका? पहले 155 था, बिल्कुल सही, और अब बन चुका है 174 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं प्लीज एक बार उस तरीके से पढ़ो, ट्रस्ट रखो, सारे कंसेप्ट क्लियर करने। आगे चलते। सेक्शन 154 सीआरपीसी, या आप कह लीजिए 173 बीएनएसएस, डील्स विद द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो हमारा 173 प्रोविजन है बीएनएसएस का, वो किस बारे में बात करता है? उन इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है जो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस या कॉग्निजेबल ऑफेंस। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एफआईआर। हम इस सेक्शन को ज्यादातर क्या बोलते हैं? एफआईआर कहते हैं, दो द टर्म हैज नॉट बी डिफाइंड इन दिस कोड या इन दिस संहिता। अगर मैं कहता हूं कि 173 है, या पहले हम 154 जिसे कहते थे, तो हम कहते थे 154 एफआईआर, 173 एफआईआर। देखिए, हमारी जो टर्म है, हम हाँ इस प्रोविजन को कहते हैं एफआईआर, बट ये टर्म भी है ना, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये टर्म भी डिफाइंड नहीं है हमारे किस में? ना ही सीआरपीसी यानी कि हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी डिफाइंड नहीं थी, और ना ही हमारी संहिता में डिफाइंड है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। क्लियर? आगे चलते हैं। FIR is not defined under CRPC या BNS. However, the concept of FIR, देखिए, ये जो 154 है CRPC का, ये 173 है जो BNSS, ये FIR का इसमें कंसेप्ट मिलता है। ये FIR नहीं है, FIR टर्म तो डिफाइंड ही नहीं है हमारे किसी भी जगह, मतलब यानी कि CRPC में भी डिफाइंड नहीं है हमारी जो टर्म FIR है, और वो BNSS में भी डिफाइंड नहीं है। बट BNS का 173 में FIR का कंसेप्ट मिलता है, और 154 में पहले मिला करता था किसका? एफआईआर का कंसेप्ट। आगे चलते हैं। इट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन ओरल और इन राइटिंग टू अ पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन एज टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मैं कहता हूं कि 173 क्या कहता है? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, वो ओरल भी फॉर्म में हो सकती है और राइटिंग की फॉर्म में भी हो सकती है,
जब कोई भी इंफॉर्मेशन किसकी, कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस की किसे दी जाती है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, तो वो क्या होता है हमारा सेक्शन 173। और इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, एफआईआर कहते हैं। जब इंफॉर्मेंट किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की जो इंफॉर्मेशन होती है ओरल में या राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू किसे देता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को देता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एफआईआर कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ एफआईआर का कंसेप्ट तो हमने जान लिया, बट एफआईआर होती क्या है। अगर मैं एफआईआर की फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो एफआईआर की फुल फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो किस में होती है, राइटिंग की फॉर्म में होती है, जो डिटेल्ड होती है। अब ये डिटेल्ड का मतलब क्या है, यानी कि आप ये समझिए ये क्या है, एफआईआर है, तो इसमें काफी चीजें क्या लिखी होंगी, डिटेल में लिखी होंगी। क्या इसमें सब कुछ ये एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, इसमें इतनी इंफॉर्मेशन होंगी जो एक सफिशिएंट होंगी आगे प्रोसीड करने के। क्लियर, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप छोटी सी इंफॉर्मेशन को एफआईआर कह सकते हैं। एफआईआर जो होती है हमारी डिटेल्ड और रिटर्न फॉर्म में होती है। क्लियर, ऑफेंस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डिटेल्ड प्लस रिटर्न, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो डिटेल्ड में है और राइटिंग फॉर्म में, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाई जाती है, एफआईआर कहलाई जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर मैं सेक्शन 173 को डिस्कस करने से पहले मैं उसके एसेंशियल के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से सेक्शन आएगा। एसेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी और 173 बीएनएसएस, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने सभी ने जाना है कि 173 किस बारे में बात करता है, उन इंफॉर्मेशन के बारे में जो किसके कमीशन से रिलेटेड होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के। और अगर मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कहता हूं तो उसके लिए कौन सा सेक्शन होता है बच्चों, 174 BNSS, गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कौन देता है इसे, इन्फॉर्मेंट देता है। देखिए आप सभी को पता है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इन्फॉर्मेंट कहलाया जाता है, किसे देगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। ये हम जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम कैसे दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, राइटिंग में दे सकते हैं, और अब ये नई चीज ऐड हुई है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है न्यू, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, कमीशन टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप, किसी भी ऑफेंस, कौन से ऑफेंस की, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, किसे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर ओरली दी गई है इन्फॉर्मेशन, इफ गिवन ओरली इट शुड बी reduced टू राइटिंग बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अगर आपने इन्फॉर्मेंट ने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस ऑफिसर को ओरली, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रेड्यूस, यानी कि राइटिंग में राइट डाउन कर लेगा, क्लियर, लिख लेगा। इट शुड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, यानी कि जब पुलिस ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन है ये लिखी जा चुकी है, अब इसे पढ़ के सुनाएगा किसे, इन्फॉर्मेंट को, और इस इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेंट के साइन देगा, क्लियर, सिग्नेचर करेगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा दी गई है किसी पुलिस ऑफिसर को। लिख भी रखा है मस्ट या शैल बी साइन बाय द इन्फॉर्मेंट। सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन शैल बी एंटर्ड इन अ बुक। ये सारे जो सब्सटेंसेस है इन्फॉर्मेशन के उसे आप बुक में लिखते हैं, वो कौन सी बुक होती है, जनरल डायरी, एफआईआर डायरी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारी इस इन्फॉर्मेशन की यानी कि एफआईआर की जो कॉपी होगी, रिकॉर्डेड शुड बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, यानी कि जो एफआईआर की कॉपी होगी वो हम किसे देंगे, इन्फॉर्मेंट को देंगे। और याद रखना फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं लिए जाते, किसके द्वारा, इन्फॉर्मेंट के द्वारा, क्लियर। आगे चलते हैं, चैप्टर 12, चैप्टर 13। देखिए आप सभी बच्चों इसे ज़रूर नोट डाउन कर लेना, ये कंपैरिजन है जो आप सभी के बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे पहले चैप्टर 12 में था, अब किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। कौन सा चैप्टर, इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। अगर मैं इस हेडिंग को ही समझने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि बहुत सिंपल है, आप बहुत ईजीली समझ पाएंगे। इसमें क्या लिखा है कि इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस ऑफिसर को, और उनके पास क्या पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करें केस, क्लियर, यानी कि किस प्रोविजन में कौन पुलिस ऑफिसर किस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, क्लियर। 173 to 196, पहले क्या था 154 से 176, क्लियर। इन्फॉर्मेशन ये मैं आप सभी को बता चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन दो तरीके की होती है,
किससे रिलेटेड होती है? कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो 154 में थी पहले, अब 173 में बात करी जाती है। और अगर मैं बात करता हूँ दूसरी कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? इन्फॉर्मेशन रिसीव एज टू द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो 155 सीआरपीसी में थी और आपके सेक्शन में 174 बीएनएस में। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ आइए, और इस चीज के लिए ना 5 मिनट के लिए नहीं, मैं 5 मिनट भी नहीं कह रहा, सिर्फ 2 मिनट मुझे ध्यान से सुने। देखिए 154 173 बन चुका है। 154 कह लीजिए या 173 कह लीजिए, किस बारे में बात करता है? कौन सी इंफॉर्मेशन? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है। 174 जो पहले 155 था सीआरपीसी में, वो किस बारे में बात करता है? इंफॉर्मेशन कौन सी? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस प्लस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केसेस भी कौन से प्रोविजन में? 174 में। बट जो हमारे कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ पे है? उसकी पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस है 175। ध्यान से समझिए। अगेन देखिए सीक्वेंस से याद हो जाएगा ना, फिर आपको सेक्शन दिक्कत नहीं करेंगे। 173 बात करता है कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन के बारे में, 174 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन के बारे में प्लस उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और अगर हम 175 के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करता है? कॉग्निजेबल केसेस। आया समझ? जो हमारा 174 है नॉन कॉग्निजेबल केसेस वाला, उसमें इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन साथ है, बट कॉग्निजेबल केसेस में अलग अलग है, 173 में और 175 में। क्लियर? प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन 157 में था, अब 176 में हो चुका है। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड पहले 158 में था और अब 177 में हो चुका है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी 159 में था, अब 178 में हो चुका है। क्लियर? तो इससे थोड़ा सा आपको समझ आएगा हम किस तरीके से आगे ही नोट्स पढ़ेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेरिट से। सेक्शन 173 पहले क्या था? 154 था। बार बार इसलिए बोल रहा हूं जिससे सेक्शन यहाँ 7/7 याद हो जाए। क्लॉज 1, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये जो सेंटेंस आगे का है, देखिए ये जो मैंने अपने बे रखी है अपने नोट्स की, ये सब कॉपीज आपको स्क्रीन पे सभी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इस सब चीज़ को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी चॉइस आपकी है। देखिए मैंने साफ साफ अंडरलाइन कर रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ये न्यूली एडिड है, ये सेंटेंस न्यूली एडिड है। तो पहले क्या था? जिस जगह ऑफेंस हुआ है वहां पे ही जो पुलिस स्टेशन है उसी में जाके आप क्या करते थे? उस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन बताते थे। क्लियर? कौन से ऑफेंसेस की बात करी जा रही है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करी जा रही है। लेट्स सपोज एक एरिया है ए, वहां पे ऑफेंस हुआ, तो वहां का जो पुलिस स्टेशन था, तो आप वहां पे जाके जो इन्फॉर्मेट है वहां के पुलिस स्टेशन में जाएगा और इन्फॉर्मेशन देगा। किसकी? उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इन्फॉर्मेशन देगा, किसे? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को। क्लियर? अब यहाँ पे लिख दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो किससे रिलेटेड है? कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस से, चाहे वो ऑफेंस किसी भी जगह कमिटेड हुआ हो, मे बी गिवन ओरली, यानी कि आप क्या कर सकते हैं? ओरली, और ये चीज भी हमारी न्यू ऐड हो गई है, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। यानी कि आप ओरली या आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मेन चीज क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि कोई भी ऑफेंस किसी भी जगह हुआ है, ये मैटर नहीं करता। आप क्या करेंगे? उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की जो इंफॉर्मेशन है, आप उसे ओरली या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किसे दे सकते हैं? पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर आपने ओरली दी है तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेंगे? इट शैल रिड्यूस, यानी कि ड्यूटी बनती है, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होती है किसके ऊपर? पुलिस ऑफिसर के ऊपर। वो उसे क्या करेंगे? ओरली या आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू किसे दे सकते हैं? पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं।
राइटिंग में करेंगे और अंडर हिज डायरेक्शन एंड बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो उन्होंने राइटिंग में लिख ली ये एफआईआर, अब इसे क्या करेंगे, सुनाएंगे किसे, इन्फॉर्मेंट को, कि भैया हमने ये चीज़ लिखी है, क्लियर। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रेड्यूस टू राइटिंग, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे आपने राइटिंग में, यानी कि और आपने राइटिंग में करी हो पुलिस ऑफिसर ने, एज फॉर दैट शेल, यानी कि मैंडेटरी है, शेल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, यानी कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा उस रिपोर्ट को साइन किया जाएगा। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की ओरली है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसे राइटिंग में करेगा। अगर वो रिटर्न में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो ओरली है तो उसे क्या करेगा, रीड ओवर, रीड ओवर मतलब उसे बताएगा, उसे सुनाएगा उसने क्या क्या लिखा है, पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्मेट को बताएगा कि मैंने ये चीज़ इसमें लिखा है, और इन दोनों में ही कोई भी सिचुएशन हो, इन दोनों में ही साइन किए जाएंगे, मैंडेटरी है कि साइन करेगा कौन, इन्फॉर्मेट। बी पॉइंट क्या कहता है, न्यू ऐड हुआ है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से करी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू दी गई है, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बी साइन विद इन 3 days, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई है तो उस पर जो साइन होंगे उसके लिए टेन्योर यानी कि टाइम कितना, 3 days, क्लियर। इनके अंदर इन्फॉर्मेट को उस रिपोर्ट को साइन करना होगा। आगे चलते हैं, अब इसे एक बार रीड आउट कर लेना। ये कुछ नहीं है, ये हमारे बीएनएस यानी कि जो आईपीसी अब हमारा क्या बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, उसके प्रोविजन दिए गए। जो भी हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ये सारे जो ऑफेंसेस हैं सेक्सुअल से रिलेटेड है, तो हमारे जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उन सिचुएशन में क्या होगा, इंफॉर्मेशन शैल बी, मतलब मैंडेटरी, शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। ये कंसेप्ट कई लोग नहीं समझा पाते हैं, मैं ध्यान से बच्चों सुनना, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी वो किसके द्वारा करी जाएगी, या तो जो पुलिस ऑफिसर हो वो वुमेन हो, और एनी वुमेन ऑफिसर, यानी कि एनी वुमेन ऑफिसर का मतलब है ऐसा जरूरी है कि वो वुमेन ऑफिसर हो, सॉरी वुमेन पुलिस ऑफिसर हो, अगर वो वुमेन ऑफिसर भी है तो वो भी रिकॉर्ड कर सकती है। एक और बार बताता हूँ, जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है उन्हें रिकॉर्ड कौन करेगा, या तो वुमेन पुलिस ऑफिसर, ठीक है, या एनी यानी कि कोई भी वुमेन ऑफिसर भी क्या कर सकती है, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकती है, या तो वो पुलिस ऑफिसर हो, वुमेन पुलिस ऑफिसर, या कोई भी वुमेन ऑफिसर हो, वो क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी इन्फॉर्मेशन को। किन कौन से इन्फॉर्मेशन को, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं हमारे बीएनएस के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है हमारा, देखिए, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस में टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड वाली सिचुएशन है, तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस और कन्वीनियंट प्लेस। जो अंडरलाइन कर रहा है उसे आप देख लेना, कुछ नहीं कहा गया, सिंपल ये कहा गया अगर टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड की सिचुएशन है सेक्सुअल ऑफेंसेस में, उन सब सिचुएशंस में क्या करा जाएगा, जो ऑफेंसेस दिए गए हैं इन सारे ऑफेंसेस में क्या करा जाएगा, जो रिकॉर्डिंग का प्लेस होगा, प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग, वो रेजिडेंस हो सकता है पर्सन का या कन्वीनियंट प्लेस। आगे चलते हैं, बी पॉइंट क्या कहता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी, वीडियोग्राफ फॉर्म में होगी। आगे चलते हैं, पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए, जो अभी ऊपर बात करी गई थी, ऑफ सेक्शन 183 एज सुन एज पॉसिबल, सॉरी सबसेक्शन ऑफ 6, ये किसके बारे में बात करिए, क्लॉज जो ए है सबसेक्शन 6 का, किसका, 183 का, तो वहां पे क्या करा गया, जो पुलिस ऑफिसर जो स्टेटमेंट लेंगे पर्सन की, वो रिकॉर्ड किसके सामने करी जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने करी जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। आगे चलते हैं, बी क्लॉज में आप सभी को बता भी चुका था, सेकंड जो क्लॉज है हमारा वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो कॉपी है एफआईआर की उसकी एक कॉपी किसे दी जाएगी, हमारे इन्फॉर्मेंट साहब को दी जाएगी, और द विक्टिम, ये चीज़ नहीं ऐड होनी है, पहले यहाँ पे विक्टिम वाला कंसेप्ट था ही नहीं, कि जो एफआईआर की कॉपी है पहले एक आ गया था, उसकी एक कॉपी किसे दी जाएगी, इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अब विक्टिम भी दे दिया, और द विक्टिम, क्या अगर विक्टिम को रिक्वायर्ड हो तो विक्टिम भी ले सकता है। आगे चलते हैं, अब ये जो थर्ड क्लोज है ये भी न्यू ऐड हुआ है, तो मैंने लिख रखा है साफ साफ नो, देखो मैंने अपने बैग में मेंशन नहीं कर रखा है चीज न्यू, यार तो सब चीज़ अगर मैं अपना बैग खोलूंगा और मुझे कहीं पे भी कुछ चीज़ देखनी है, रिवाइज करना है, तो मैं अपना बैग खोलूँगा, सब कुछ मेरे बैग में। तो मेरा यही सजेशन है आप सभी को, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैग में इस तरीके से चीज़ों को मेंशन कर लें, या कोई भी और सुटेबल वे आपको लगता है कि जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाए अपने
कि पुराने में सीआरपीसी में क्या था या बीएनएस में नए में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई है, कौन सा क्लॉज ऐड हुआ है, जिस भी तरीके से आपको लगता है तो आप उस तरीके से अपना वर्क कर सकते हैं। बट मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए कि हमें लॉ समझ आए, कंसेप्ट समझ आए, और जो भी चीज़ नई ऐड होनी है उस चीज़ को भी हम समझ सकें। ठीक है, तो अब कहाँ थे हम क्लॉज 3 में थे। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 175 ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल। अगर कौन सा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट क्या है, पनिशेबल फॉर 3 ईयर और मोर बट लेस देन 7 ईयर, यानी कि 3 साल और 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कौन सा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा बट 7 साल से कम है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी कंसिडरिंग द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। यानी कि प्रायर परमिशन के साथ किस ऑफिसर से, उस ऑफिसर से जिसकी रैंक डीएसपी से कम नहीं है, वो क्या करेंगे, ऑफेंस के नेचर और ग्रेविटी को कंसिडर करते हुए क्या करेंगे, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the manner within a period of 14 days। और यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वो क्या देंगे, प्रायर परमिशन देंगे किसकी, डीएसपी साहब की, या डीएसपी साहब से बिलो रैंक नहीं होनी चाहिए, उनसे ऊपर इसके किसी ऑफिसर से क्या लेंगे, परमिशन लेंगे किस चीज़ के, कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, विद इन 14 डेज वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, और वो ये एनालाइज करेंगे, ये असर्टेन करेंगे कि हमारा जो केस आया है उसमें प्रेमा फेसाई केस है या नहीं, क्या आगे प्रोसीडिंग करनी चाहिए या नहीं, कि ऑफेंस हुआ है या नहीं। प्रेमा फेसाई केस क्या होता है, जो हमें ऑन द फेस ऑफ इट पता चलता है। क्लियर। आगे प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्रेमा फेसाई केस। यानी कि क्या कहा गया, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन तभी करेंगे कब, जब उन्हें प्रेमा फेसाई केस लगेगा। अब ये प्रेमा फेसाई केस क्या होता है, उस चीज को मैं समझा देता हूँ। देखो, प्रेमा फेसाई मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या हो गया, लेट्स सपोज कोई भी एक इंसिडेंट की बात करते हैं, एक कमरा है, आपने डोर खोला, सामने ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति नीचे मरा हुआ है और बी के हाथ में चाकू। ऑन द फेस ऑफ इट आप क्या समझेंगे कि ए को मारने वाला कौन है, बी। ऐसा मतलब आगे की सिचुएशन में क्या था कि ए मार रहा था, बी से गलती से चाकू लग गया, बी ने अपने प्राइवेट डिफेंस में चाकू मारा, कुछ भी चीज हो सकती है, बट ऑन द फेस ऑफ इट आप समझेंगे कि ए को मारने वाला कौन है, बी है। तो यही सिचुएशन कही गई है कि पुलिस ऑफिसर क्या कहेगा ऑन द फेस ऑफ इट, कि उस केस में लगता है प्रेमा फेसाई एविडेंसेस है, प्रेमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है कि ऑफेंस हुआ है, तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये नया क्लॉज है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करी गई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत ज़्यादा गलत बताया गया है कि यहाँ पे वो एफआईआर के बारे में बोल रहे हैं। नहीं बच्चों, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यूट्यूब पे। प्लीज़ आप ध्यान से चीज़ों को अपने एंड पे भी समझा करें, क्योंकि यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करना तो मैंडेटरी है ही है, मैंडेटरी है एफआईआर लॉन्च करना, चाहे फॉल्स एफआईआर क्यों ना हो। अगर किसी ने झूठी एफआईआर भी लिखवाई है तो मैंडेटरी है दर्ज करनी पुलिस ऑफिसर को। बट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करी जा रही है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी ग्राउंड्स नहीं एग्जिस्ट करते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस सिचुएशन में कोई भी प्रेमा फेसा केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस सिचुएशन में उनकी मर्जी है वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए, एनी पर्सन एग्रीव्ड, ये आप सभी को पता भी है, 154(3) के बारे में बात करी गई है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने आपके एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे, उसके सुपीरियर ऑफिसर से क्या करेंगे, उस बारे में कहेंगे, और राइटिंग में क्या करेंगे, बाय पोस्ट के थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन है उससे क्या करेंगे, राइटिंग में अब किसे दे देंगे, एसपी साहब के सामने। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्लियर। आगे चलते हैं। और फिर एसपी साहब क्या करेंगे, या तो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे या किसी भी सबऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्लियर। आगे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 174। हमने क्या देखा, आज की वीडियो में दो ही सेक्शन डिस्कस करूँगा, 173 और 174। 173 किस बारे में बात करता था, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता था। 174 इंफॉर्मेशन किस बारे में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस।
देखते क्लॉज 1 क्या कहता है। When information is given to an officer in charge of a police station of a commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book, यानी कि NCR book, to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribed in this behalf। यानी कि अगर किसी भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किस बारे में, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो वो क्या करेगा, उसे एक बुक में एंटर करेगा। वो बुक कौन सी बुक होती है, एनसीआर बुक कहा जाता है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बुक। क्लियर? याद रखना यानी कि विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन नहीं है, इस चीज को ध्यान से रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर ने उन्हें क्या करा, जो भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट प्रिपेयर करी। क्लियर? यानी कि उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन क्या करी, नोट डाउन करी। अब वो क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेंट है जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी है, उसे किसे रेफर कर देंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने रेफर कर देंगे। यहाँ मजिस्ट्रेट साहब कौन से होंगे, एरिया मजिस्ट्रेट। क्लियर? आगे जो हमारा सेकंड पॉइंट है, देखो सब चीज मैंने लिख रखी है, ये न्यू ऐड हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, जो भी डेली डायरी रिपोर्ट है उन्हें फॉरवर्ड करा जाएगा इन सब केसेस की कम फोर्टनाइटली, मतलब वंस एवरी 2 वीक्स, यानी कि 14 दिन में एक बार इन सब केसेस की जो रिपोर्ट्स होगी, डेली डायरी रिपोर्ट्स, उसे फॉरवर्ड करा जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को भी पता चले कि कौन कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सिचुएशंस आ रही है, क्या हो रहा है। तो 14 दिन में एक बार क्या करा जाएगा, डेली डायरी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करा जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन सब केसेस की, किसे, मजिस्ट्रेट साहब को। क्लियर? आगे चलते हैं। आप सभी जानते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमारे पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती इन्वेस्टिगेशन की। तो हम देखते हैं क्या लिखा है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट हमारे जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते नॉन कॉग्निजेबल केस में। थर्ड क्लोज में चलते हैं, क्या कहता है थर्ड क्लोज, ये इंपॉर्टेंट भी है थर्ड क्लोज। ठीक है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। क्या कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर्स, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया पुलिस ऑफिसर को, कौन सी सिचुएशन में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास सेम पावर आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन की, जो एक उस पुलिस ऑफिसर के पास रहती है जो किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, कॉग्निजेबल केस की। ध्यान से समझना। क्लॉज 3 क्या कहता है, एक है P1 जो किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, CO लिख देता हूं। ठीक है, एक है P2। तो P2 में आप सभी को पता है P2 कौन किसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं P2 साहब नहीं, यानी कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, परमिशन लेंगे कोर्ट की। जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर करा तो जो P2 की पावर है और P1 की पावर है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि P2 के पास कौन सी पावर नहीं रहेगी कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। आप सभी को स्टार्टिंग में मैं बार बार बता रहा था, स्टार्टिंग में जब मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था कि अगर कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। विदाउट वारंट मतलब विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है केस को। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते और विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकता। क्लियर? उसी चीज के बारे में बात करी गई है। कम टू द क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 ये कहता है, अगर कोई भी केसेस में कुछ ऑफेंसेस हैं, जैसे ऑफेंस 1 2 3 4 5 कुछ ऑफेंसेस हैं, दो या दो से ज्यादा, और उसमें से एक भी ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है, तो पूरा केस क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। क्लियर? एक बार एग्जांपल से बता देता हूं। एक केस में 3 ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल 2 नॉन कॉग्निजेबल, तो अब ये पूरा केस क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल माना जाएगा। क्लियर? होपफुली आप सभी को सेक्शन नंबर 173 ऑफ BNS एंड सेक्शन नंबर 174 ऑफ BNS, यानी कि इन्फॉर्मेशन कौन से केस में, कॉग्निजेबल के केस में और नॉन कॉग्निजेबल के केस में, आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कभी भी कोई भी इशू है किसी भी तरीके का, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप सभी को स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। Thank you so much for your love, for your support. Have a nice day all of you.
एक चीज़ ध्यान रखें, प्लीज़ प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी में सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।